So, hello everyone. My name is Vishal Zindal, BTech IIT ISM Dhanbad, and I am Senior Physics Faculty at Brothers Academy Ranchi. First of all, I welcome you all to my new YouTube channel known as Sasura Physics. सर ये चैनल का नाम तो बहुत ही यूनिक रख दिए। क्या है ना बाबू की नॉर्मल नाम रख के करते भी क्या, ठीक है ना, बहुत सीरियस नाम रख देते जिससे कि तुम डर जाता। वैसे ही तुम पहले से डरा हुआ है फिजिक्स से, तो बहुत सीरियस नाम रखने का तो कोई मतलब नहीं था। बात समझना बाबू, ये जो नाम है ये अपने में बहुत ही यूनिक है, ससुरा फिजिक्स। सर ये ससुरा वर्ड का सबसे पहले मैं थोड़ा सा चैनल को डिस्क्राइब करता हूं कि चैनल का नाम आखिर क्यों रखा गया। और सच बताओ तो ये नाम एक बहुत ही होप वाला नाम है। जो बच्चा जेई का तैयारी कर रहा है, नीट का तैयारी कर रहा है, सबको पता है कि फिजिक्स से कहीं ना कहीं बच्चे के मन में थोड़ा सा डर रहता है। तो ये जो नाम है बाबू ससुरा फिजिक्स, ये अपने में किसी बच्चा को बहुत ज्यादा होप देगा, बहुत ज्यादा हिम्मत देगा। तो सर ये ससुरा वर्ड का क्या मतलब है? जो भी बिहार झारखंड वाले लोग हैं, बिहार झारखंड में रहते हैं या उससे कोई भी ताल्लुक रखते हैं, और अब तो भारतवर्ष में कोई भी जो पंचायत टीवी सीरीज देखा हुआ है उसको ये बात पता है बाबू, ये ससुरा वर्ड का क्या मतलब होता है कि मैं कह रहा हूं कि ड्यूड आई एम नॉट टेकिंग यू वेरी सीरियसली। इट मीन्स यू आर नॉट अ वेरी हार्ड जॉब टू क्रैक ऑन। बात समझना बाबू, ससुरा फिजिक्स का यह मतलब है कि मैं फिजिक्स से कह रहा हूं कि फिजिक्स तुमको क्लियर करना, तुमको क्रैक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। और सच बताए बाबू तो कोई बच्चा जो अच्छे से अगर एक एक कॉन्सेप्ट को समझे, भले कॉन्सेप्ट को समझने में 2 मिनट ज्यादा लगे, बात समझना बाबू, बच्चा क्या कर लेता है कि वो शॉर्टकट वाला रास्ता ले लेता है कि एक काम करते हैं ना, इस चीज को समझने में थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा समय लग रहा है, थोड़ा सा ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो इसको रट लेते हैं। बस वहीं से बाबू क्या होता है ना कि फिजिक्स बहुत मुश्किल होना चालू हो जाता है। तो बाबू इस चैनल का एम रहेगा कि फिजिक्स का एक एक टॉपिक, एक एक सवाल जिसको हम उठाए, जिसको हम यहां पर डिस्कस करें, बहुत अच्छे से डिस्कस करें, ताकि जो भी आदमी जो ये चैनल पूरा मन से दिल से देख रहा है उसको कभी ना कभी बाबू कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। बात समझना, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम है बाबू ससुरा फिजिक्स, फिजिक्स को बहुत आसान करने का कोशिश करेंगे, बहुत सुंदर से एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तुम समझेगा बाबू कि कॉन्सेप्ट का पावर, समझने का पावर क्या होता है, ठीक है ना। तो अब बहुत ज्यादा बात ना करके, बहुत ज्यादा समय को वेस्ट किए बिना, आज जो सबसे पहला वीडियो हम डाल रहे हैं बाबू, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अभी जेई मेंस का 2025 का सेशन 1 जनवरी सेशन कुछ दिन पहले खत्म हुआ है बाबू, और अब अप्रैल में सेकेंड अटेम्प्ट यानी कि सेशन 2 होने वाला है जेई मेंस का। क्या है ना बाबू कि कुछ अलग करना था और कुछ यूनिक करना था। बात समझना, तुम अगर नेट खोलकर देखेगा, यूट्यूब खोलकर देखेगा, तो भर भर के लोग डाला हुआ है बाबू पेपर वाइज पूरा सॉल्यूशन, ठीक है ना। कुछ हम अलग किए बाबू, इसमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है, पर बच्चा का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चा को बहुत फायदा होगा, चाहे वो 12 का बच्चा हो, चाहे वो ड्रॉपर का बच्चा हो, और चाहे वो 11th का बच्चा हो। तो हम इस चैनल में भी सबसे पहले जो कुछ वीडियोस डालेंगे बाबू, वो जेई मेंस 2025 जनवरी शिफ्ट का, ठीक है ना, चैप्टर वाइज जितना भी क्वेश्चन आया है, 10 पेपर टोटल हुआ है, तुम लोग को यह बात पता है। 22 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी के बीच में टोटल 10 पेपर हुआ है। उन 10 पेपर में से जो सवाल जिस चैप्टर का है, चैप्टर वाइज एक एक का सॉल्यूशन डालेंगे, और विश्वास मानो बाबू इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अभी तक यूट्यूब में यह काम कोई नहीं किया है, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बाबू, बहुत अच्छा सोच के साथ शुरुआत की है, ठीक है ना। आज जो ये पहला वीडियो है बाबू, ध्यान से देखो, इसमें जो हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं बाबू, यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स है, ठीक है ना। तो उन 10 पेपर में यूनिट डायमेंशन एंड एरर का जितना भी सवाल है, लगभग 12-13 सवाल है बाबू, ठीक है ना। तो उन 12-13 सवाल को अभी अच्छे से एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो बाबू शुरुआत करते हैं, ठीक है। ये बाबू तुम लोगों के सामने पहला सवाल लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। 22 जनवरी 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का, मतलब एकदम पहला पेपर का ये पहला सवाल देखना बाबू, यूनिट एंड डायमेंशन का, देखना। इफ बी इज मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, देन डायमेंशन ऑफ बी बाई म्यू नॉट इज। ठीक है ना, 22 जनवरी को यह सवाल आया था। चलो पहला सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ध्यान से सवाल को पढ़ो बाबू, देखो क्या लिखा हुआ है। बी इज मैग्नेटिक फील्ड और म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो बताइए बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा। अगर तुम चाहो इस क्वेश्चन को तो एक बार खुद से सॉल्व करके देख सकता है बाबू। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, अपना आंसर निकाल के चेक कर लो ऑप्शन में से कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है ना, चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं बाबू, ध्यान से देखना। अब इस सवाल में बच्चा क्या करने लगता है ना बाबू, ऊपर सबसे पहले बहुत मेहनत करने लगता है। वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का पूरा डायमेंशन निकालता है, म्यू नॉट का अलग से कहीं से डायमेंशन निकालता है, फिर बी बाई म्यू नॉट को सॉल्व करता है। बात समझना, थोड़ा दिमाग लगाओ बाबू। तुमको बी बाई म्यू नॉट का ना डायमेंशन चाहिए, ऐसा कोई फॉर्मूला याद करो बाबू जो बी और म्यू नॉट को रिलेट करता है। तुमको सीधा याद आएगा बेटा, मैग्नेटिज्म चैप्टर में भर भर के इतना सारा फॉर्मूला है बाबू जो बी और म्यू नॉट को रिलेट करता है। कोई सबसे सिंपल वाला सोचो ना, याद करो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता था, याद है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, याद है? बी इज इक्वल टू कितना हम लोग रटे क्लास में, बी इज इक्वल टू मुन्नी। अरे वही तो फॉर्मूला है भाई साहब, देख अच्छे से बोल। यहां पर बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन किसके बराबर आ रहा है, बोलो बाबू। बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन आ रहा है एन आई के बराबर। ये स्मॉल एन याद है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई होता है करंट। तो स्मॉल एन को लिखे कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स बाई लेंथ इंटू करंट। बात समझो, अब एक एक करके सबका डायमेंशन लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स बाबू, नंबर ऑफ टर्न्स तो एक नंबर है बेटा, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। और आई करंट तो खुद में एक याद करो फंडामेंटल क्वांटिटी है बेटा, करंट का डायमेंशन एम्पियर होगा। तो बात समझो, एन का तो कोई डायमेंशन नहीं है, आई का डायमेंशन है एम्पियर के बराबर, ए के बराबर कैपिटल ए, याद है ना, एम्पियर उसका यूनिट है, कैपिटल ए इज द डायमेंशन। ठीक है ना, और बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशन होगा कैपिटल एल। बोल बाबू क्या आंसर आ गया, एल का पावर -1a। इसका मतलब आंसर होगा बाबू इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। चलो बाबू, ये रहा आप लोगों के सामने अगला सवाल। सवाल अच्छे से पढ़ो बाबू। 22 जनवरी 2025 इवनिंग को यह सवाल पूछा था। सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस एफ। बाबू यहां पर कैपेसिटेंस को एफ से डिनोट किया है क्योंकि क्वेश्चन में चार्ज को डिनोट किया है बाबू सी से। बात समझ में आ रहा है ना। चलो तो कैपेसिटेंस का हमको डायमेंशन निकालना है, किसके किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में, चार्ज के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में। चाहो तो एक बार वीडियो पॉज करके बाबू इस सवाल को खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करो। चलो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं बाबू, ध्यान से देख लो। कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालना है, ध्यान से देखो। तो बाबू जब भी किसी चीज का डायमेंशन निकालना है बेटा तो उससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला याद करो। जैसे याद है सबसे फेमस फॉर्मूला कैपेसिटेंस का होता है Q इक्वल टू CV। हाँ, पर हम लोग कैपेसिटेंस को C से डिनोट करते थे, पर इस क्वेश्चन में किससे डिनोट करना है, F से ना। तो थोड़ा ध्यान रखो, Q इक्वल टू FV। तो बताओ कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ गया, चार्ज बाई वोल्टेज। चार्ज को तो सीधे हम लोग C पुट कर देंगे, ठीक है ना। और V वोल्टेज को हटाना है बाबू, वोल्टेज को इन सब के टर्म्स में लिखना है, मास, लेंथ और टाइम वाइम के टर्म्स में, ठीक है ना। चलो ना बेटा थोड़ा सा याद करो, वोल्टेज का कोई फॉर्मूला याद करो जो तुमको याद आ रहा है। वोल्टेज से रिलेटेड सबसे हमको आसान जो फॉर्मूला याद है बाबू वो पोटेंशियल एनर्जी लिखने का फॉर्मूला था, याद है। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज इंटू पोटेंशियल, Q इंटू V। यहां से बताओ V का क्या आ जाएगा, V का वैल्यू कितना आ रहा है, एनर्जी बाई चार्ज। चलो बाबू अब पुट कर दो, V का वैल्यू वहां पुट कर दो बाबू, एनर्जी बाई चार्ज। बताओ ना F का क्या आ रहा है डायमेंशन, F का फाइनल मतलब वैल्यू अभी क्या आ रहा है, फिर पुट करेंगे Q बाई V ना, और V कितना है, E बाई Q। E बाई Q ऊपर जाएगा तो वो Q स्क्वायर हो जाएगा ना। चल अब पुट कर दे, Q स्क्वायर का मतलब चार्ज को बोला है C से डिनोट करने, C का स्क्वायर। और बताओ बाबू E यानी कि एनर्जी, बता एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी होता है ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
नहीं याद है, फोर्स MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट बोले तो L से और गुना करो तो बेटा एनर्जी का आ जाएगा ML² T-2। बताओ बेटा फाइनल आंसर F का डायमेंशन का क्या आ रहा है, बोल फाइनल आंसर बोल क्या आ रहा है, देख अच्छे से देख ना, दिखेगा, सुन, M-1 L-2 T2 C2। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ध्यान से देख लो ना, C2 M-1 L-2 और T2। बाबू इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, ध्यान से देख लो, एकदम आराम से समझ लो बेटा, एकदम ये सब एग्जाम में होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलो बढ़ते बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ। ये 23 जनवरी को पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, ध्यान से देखो बाबू, भर भर के पूछता है यूनिट एंड डायमेंशन का सवाल। देखो ना ये भी कितना सिंपल सा सवाल है, चलो सवाल को पढ़ते हैं। देखो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, एक पार्टिकल का पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है बाबू, x इज इक्वल टू a sin t प्लस b cos स्क्वायर t प्लस ct स्क्वायर प्लस d, ठीक है ना, इक्वेशन सही से दिख रहा है ना। और अब तुमसे पूछा है डायमेंशन ऑफ a इंटू बी इंटू सी बाई डी, इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है ना। तो बाबू ध्यान से देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एकदम एक सिंपल सा सवाल है। याद है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, जितना भी टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है सब टर्म का डायमेंशन क्या होना चाहिए बाबू, सेम होना चाहिए। याद है ये वाला बात। एक और बात उसके अंदर होता था, साइन कॉस या लॉग वाला फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसा सारा फंक्शन डायमेंशन लेस होता था। चलो ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताओ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जितना भी टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, मतलब x का डायमेंशन इज इक्वल टू a sin t का डायमेंशन इज इक्वल टू, देख, b cos स्क्वायर t का डायमेंशन इज इक्वल टू ct स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू d का डायमेंशन। याद है ना ये सब बात अच्छे से। अब ध्यान से देखो ना बाबू, इसके अंदर sin t तो डायमेंशन लेस ही है ना, उसका डायमेंशन 1, cos स्क्वायर t तो डायमेंशन लेस ही है ना बाबू, उसका डायमेंशन भी 1। तो यहां से सीधा दिख रहा है a का डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर है, यानी कि a का डायमेंशन x का डायमेंशन बोले तो पोजीशन का डायमेंशन बोले तो लेंथ। फिर देखो b का डायमेंशन भी x के डायमेंशन के बराबर है, तो b का डायमेंशन भी होगा भैया लेंथ का डायमेंशन। ध्यान से देखो, x का डायमेंशन इज इक्वल टू ct स्क्वायर का डायमेंशन। अच्छे से लिखना एक बार, चल, x का डायमेंशन बोले तो लेंथ इज इक्वल टू ct स्क्वायर, c का डायमेंशन को बाहर रखो और t स्क्वायर का डायमेंशन यानी कि टाइम का स्क्वायर। बताओ c का डायमेंशन क्या आ गया, ध्यान से देख, c का डायमेंशन आ गया LT-2, समझ गए अच्छे से। और आखिरी बात देखो, d का डायमेंशन भी x के डायमेंशन के बराबर है, मतलब चलो लिख लो इसको, d का डायमेंशन भी x के डायमेंशन के बराबर है, यानी कि d का डायमेंशन हो गया लेंथ का डायमेंशन। अब बात समझ, लिख a इंटू बी इंटू सी बाई डी का डायमेंशन ना, लिख फाइनल आंसर यहां पर लिख, बोल a इंटू बी इंटू सी बाई डी का डायमेंशन क्या होगा, a का डायमेंशन लेंथ इंटू सी का डायमेंशन LT स्क्वायर, तो a इंटू बी इंटू सी क्या आ गया बोलना, यहां पर लिखते हैं बाबू, a इंटू बी इंटू सी पहले क्या हो गया बोलो, L³ t का पावर -2 बाई d का डायमेंशन d यानी कि लेंथ का डायमेंशन। तो फाइनल आंसर ध्यान से देखो L² T-2, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर 3। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो ये रहा बाबू हम लोगों के सामने अगला सवाल, जो कि 23 जनवरी 2025 इवनिंग को पूछा था। ध्यान से देखना, मैच द कॉलम का सवाल था, यहां पर 4 लिखा हुआ है क्वांटिटीज और चारों को चारों के डायमेंशन से मैच करना था। चलो ना एक एक करके सबका डायमेंशन निकालते हैं। किसका किसका निकालना है, ध्यान से देखो, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि म्यू नॉट का निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना है और टॉर्शनल कांस्टेंट का निकालना है। चल जो सबसे पहले सबसे आसान है पहले उसी का निकालते हैं। याद करो टॉर्शनल कांस्टेंट, याद एक टॉर्शनल वायर होता था, उसको मोड़ने पर
उस वायर को जैसे ट्विस्ट करेंगे वो वायर हम लोगों पर उसका अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाता था। याद है, टॉर्शनल वायर का टॉर्क होता था माइनस सी थीटा। इस सी को ही बोला जाता था टॉर्शनल कांस्टेंट। ठीक है ना, तो बताओ सी का डायमेंशन क्या होगा? सी का डायमेंशन टॉर्क बाई थीटा का डायमेंशन। बात समझना अब, टॉर्क टॉर्क क्या होता है? एफ इंटू एल, वही ना, आर क्रॉस एफ। तो एफ इंटू आर, टॉर्क का डायमेंशन बाबू एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है। तुम ही देखो ना, एफ इंटू आर, फोर्स इंटू लेंथ। बताओ टॉर्क का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अरे फोर्स इंटू लेंथ करो ना बाबू, ठीक है ना। और बताओ थीटा, थीटा बाबू प्लेन एंगल। अरे ये तो डायमेंशन लेस होता था, इसका तो डायमेंशन 1 होता था। तो बताओ टॉर्शनल वायर का डायमेंशन क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये इससे मैच हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं बाबू। अगला कौन सा क्वांटिटी है? अगला क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। चलो देखो तो, बताओ तो मैग्नेटिक मोमेंट का कैसे निकलेगा? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला याद करो बाबू। मैग्नेटिक मोमेंट होता था करंट इंटू एरिया। याद है, करंट इंटू एरिया। खत्म हो गया। बताओ मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन क्या होगा? करंट स्वयं में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। करंट का डायमेंशन को ए से डिनोट करते हैं, और ए बोले तो एरिया एल स्क्वायर। चलो इसका आंसर भी आ गया। बताओ तीसरा कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड ना बाबू, याद करो हर क्लास में पढ़ाया जाता है। एकदम मैग्नेटिज्म चैप्टर की शुरुआत में तुम लोग को पढ़ाए थे, और क्लास में बताए भी थे कि इसका यूज आएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालने के लिए। याद है, मैग्नेटिक फील्ड का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है एफ बाई स्मॉल एम। मैग्नेटिक फील्ड इज एफ बाई स्मॉल एम। याद करो, स्मॉल एम होता था पोल स्ट्रेंथ। याद करो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का स्ट्रेंथ को बोला जाता था पोल स्ट्रेंथ। याद है, इसका यूनिट हम लोग याद किए थे। याद करो, एम्पियर मीटर। याद आया अभी? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का यहां से क्या आंसर आया यूनिट का? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन का क्या आंसर आएगा? फोर्स बाई एम ना। फोर्स होता है, सबको पता है, एम एल टी माइनस टू, बाई पोल स्ट्रेंथ होता है एम्पियर मीटर। ठीक है ना, यानी कि एम्पियर इंटू लेंथ। अरे ए इंटू एल ना। तो बताओ क्या आ गया? एम। बताओ बी का डायमेंशन क्या आ गया? बोल। एम ए माइनस वन एल माइनस टू। एम ए माइनस वन एल माइनस टू। यहां पर हमको लग रहा है कि लिखने में कुछ गलती हुआ है बाबू। एम ए माइनस वन, अच्छा हम ही लिखने में यहां पर गलती कर दी है। टी माइनस टू है ना, एम ए माइनस वन टी माइनस टू ना। यहां पर बाबू लिखने में हम लोग एम ए माइनस वन, ये टी माइनस टू होगा। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी क्या बच रहा है बाबू? ध्यान से देखो, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कैसे निकाले? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का याद करना, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का निकालना है। अभी तुरंत हम लोग पहला सवाल किए थे जिसमें बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना था। याद करो, बी बाई म्यू नॉट का डायमेंशन एनआई के बराबर आया था। याद है, एनआई का वैल्यू कितना था बताओ? एन का डायमेंशन स्मॉल एन का, याद तो करो, स्मॉल एन का डायमेंशन एल माइनस वन इंटू ए। ये आंसर आया था। तो अगर म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन को एल माइनस वन ए से बटा मार दे। बताओ म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन को ए एल माइनस वन से बटा मार देंगे। बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी तुरंत निकाले ना, क्या आया है? मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आया है एम ए माइनस वन टी माइनस टू बाई ए एल माइनस वन। देखना बेटा क्या आंसर आ रहा है। देखो आंसर, एम ए माइनस टू एल माइनस वन, ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू, एम ए माइनस टू एल टी माइनस टू। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ध्यान से देख लो बाबू, ऐसा एक क्वेश्चन करने से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब यूनिट एंड डायमेंशन का हम कोई भी ठीक ठाक सवाल आराम से बना सकते हैं। ठीक है ना, चलो बढ़ते बाबू अगला सवाल की तरफ। अब ये रहा अगला सवाल। ये भी 23 जनवरी को इवनिंग में ही पूछा गया था, और ये सवाल बाबू पहला सवाल एरर एनालिसिस का। ध्यान से देखो, एनर्जी ई का एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्फा क्यूब ई का पावर माइनस बीटा टी, जहां पर बीटा का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है। बीटा में कोई एरर का मेंशन नहीं किया है, और अल्फा और टी
का एरर परसेंटेज बता दिया है 1.2% और 1.6%, ठीक है ना। और तुमसे पूछा है कि बताओ t इक्वल टू 5 सेकेंड पर एनर्जी में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा। तो बात समझना बाबू, ये एरर का एक बहुत ही सुंदर सवाल है। याद करो, एरर में हम लोग 3 तरह का केस पढ़ते थे, एडिशन वाला केस, सब्ट्रैक्शन वाला केस, और तीसरा होता था मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला केस। पर इसके अलावा अगर कुछ नया तरह का क्वेश्चन, कुछ नया तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है, तो याद करो तुम लोग सीखा था एरर का बेसिक होता है कि डिफरेंशिएट करना। उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। याद है ये बात। यहां पर तुम देखो ना, ये कौन सा केस है, मल्टीप्लीकेशन वाला। देखो ना, जिसमें जिसमें एरर है टी में और अल्फा में, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है क्या। अल्फा कहां नीचे बैठा हुआ है, टी कहां ई के मत्थे चढ़ा हुआ है बाबू। तो बाबू ये ना केस 1 है, ना केस 2 है, और ना केस 3 है। बाबू इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली डिफरेंशिएट करके। चलो तो डिफरेंशिएट करते हैं अच्छे से। अब ध्यान से देखो, एक बात समझो बाबू, जब भी एक्सप्रेशन में ई ये सब दिखता है ना बाबू, एक्सपोनेंशियल ये सब, तो डिफरेंशिएट करने से पहले अगर तुम दोनों साइड ln ले लेगा ना बाबू, तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। ये मैथ्स का एक सिंपल सा नियम है जो सबको पता है। एक काम करो, पहले दोनों साइड ln ले लो, ठीक है ना। बोल क्या हो जाएगा उससे, ln e इज इक्वल टू, पता है सब, ln अल्फा क्यूब प्लस ln ई का पावर माइनस बीटा टी। पता ना ऐसे ln कैसे ऐसे कर दिए सॉल्व। पता ना ln a इंटू बी हो जाता है ln a प्लस ln b। ये सब पता है ना अच्छे से। थोड़ा सा ln को और सिंप्लीफाई करो अभी, ln e इज इक्वल टू, ये 3 नीचे उतरेगा, सबको पता है ना, 3 ln अल्फा प्लस, ये पता है, माइनस बीटा टी तो नीचे उतर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ln e का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, क्योंकि ln का बेस भी तो e ही ना होता है बेटा, पता है ना ये सब। तो बताओ यहां पर सिंपली क्या बच जाएगा, माइनस बीटा टी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, करो इसको डिफरेंशिएशन। ln e का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln e का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई, साथ में लिखो डेल्टा ई, डेल्टा ई ही तो होगा ना ई का एरर। 3 ln अल्फा, 3 तो बाहर रहेगा, ln अल्फा का डिफरेंशिएशन 1 बाई अल्फा, और साथ में तुमको लिखना होगा डेल्टा अल्फा। सही में तो लिखना चाहिए डी अल्फा और डी, पर ठीक है ना, उसको डेल्टा अल्फा डेल्टा ही लिखते, बच्चा उससे बहुत कंफर्टेबल रहता है, बात समझना। माइनस बीटा टी, बीटा में तो कोई एरर नहीं है, बीटा तो बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन के, माइनस बीटा और टी का डिफरेंशिएशन 1, साथ में लिखना पड़ेगा तुमको डेल्टा टी। बात समझ में आ रहा है। और तुमको चाहिए क्या, ई का परसेंटेज एरर ना चाहिए। ई का परसेंटेज एरर का मतलब डेल्टा ई बाई ई ही तो तुमको चाहिए, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 ये चाहिए तुमको। तो एक काम करते हैं ना, तीनों को 100 से गुना कर लेते हैं, बात समझना। पुट करो इधर, डेल्टा ई बाई ई इंटू 100। एक काम करते हैं 100 से गुना लास्ट में कर लेंगे, पहले डेल्टा ई बाई ई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। 3 डेल्टा अल्फा बाई अल्फा। बात समझो, अल्फा का परसेंटेज एरर दिया हुआ है, अल्फा का परसेंटेज एरर का मतलब समझ रहा है ना, डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100, ये दिया हुआ है 1.2। तो डेल्टा अल्फा बाई अल्फा क्या होगा, डेल्टा अल्फा बाई अल्फा बोल, चाहो तो तीनों को चलो ना 100 से गुना कर दो, करो 100 से गुना भी कर दो, देख काम आसानी हो जाएगा। 3 डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 माइनस बीटा डेल्टा टी इंटू 100। चलो अब बताओ, यही तुम्हारा आंसर है, ई का परसेंटेज एरर। बताओ डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100, बोल बेटा, अल्फा का परसेंटेज एरर दिया वाला 1.2, ठीक है ना। और सर ये टी का क्या करे, सुनो, टी का परसेंटेज एरर दिया हुआ, यानी कि डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 दिया हुआ ना 1.6। देखो आराम से पुट करते हैं, ध्यान से देखना सुनना। चलो जिसका इसका वैल्यू पता है सबसे पहले पता करते हैं, इसका तो आंसर यही हम लोग का आंसर है। बताओ इक्वल टू के बाद क्या क्या लिखा हुआ है, 3 डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100, अल्फा का परसेंटेज एरर जो कि कितना दिया हुआ है 1.2, प्लस, और हमको क्या चाहिए, अच्छा बात समझ लो, यहां पर अभी तो माइनस है, इस माइनस को प्लस करने का लॉजिक कोई बता सकता है, याद है किसी को, माइनस को प्लस किस लॉजिक से कर देंगे, बात समझना बाबू,
सबको डेटा दिख रहा है, इसको मिटा देना एक बार के लिए। टी का वैल्यू देख लो, 5 सेकेंड पुट करना है, ठीक है। चलो बताओ ना, डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 ये कितना दिया हुआ है? डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 ये 1.2% दिया हुआ है। डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 ये दिया हुआ 1.6%। चलो अब पुट करो ना एक बार अच्छे से। लास्ट देखो 3 डेल्टा अल्फा बाई अल्फा इंटू 100 ये कितना होगा? 1.2। बाबू याद है ना, एरर को माइनस और प्लस दोनों में पुट कर सकते हैं, और जिसका एरर निकालना उसको हमेशा मैक्सिमाइज करना है। उसको मैक्सिमाइज करना है तो ये माइनस नहीं चलेगा। तो भावना ये है बाबू कि डेल्टा टी को माइनस में पुट कर रहा है सच दैट माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, सो दैट एनर्जी का एरर मैक्सिमम आएगा। ठीक है ना, ये सब सीखा हुआ बेटा, अच्छे से थोड़ा सा सब याद करो। प्लस बीटा का वैल्यू कितना था याद करो, 0.3, और तुमको चाहिए डेल्टा टी इंटू 100। बताओ डेल्टा टी इंटू 100 क्या होगा? 1.6 इंटू टी, 1.6 इंटू टी, और टी का वैल्यू 5 था, तो 1.6 इंटू 5 कितना होगा? ये 8 के बराबर हो जाएगा। ऐड करना हो, बोलना क्या आंसर आ रहा है? 1.2 इंटू 3 कितना? 3.6 प्लस 8 इंटू 0.3 2.4। तो आंसर आ गया बाबू इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बोले तो 6%। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन था बाबू, और इस बात को देखना, एलएन लेने के बाद डिफरेंशिएशन करना कई बार बहुत आसान हो जाता है। बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा अगला सवाल जो कि पूछा था 24 जनवरी को मॉर्निंग वाले शिफ्ट में। बाबू एग्जाम में एक भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है बाबू, क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें 20-25 आधा घंटा से तो ज्यादा नहीं लगता है। इस टॉपिक का नाम याद करो, सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर बोला है y का वैल्यू इन तीनों को, इसको दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो भी y का वैल्यू आएगा आप उसको रिपोर्ट कैसे करिएगा। बात समझना बाबू, याद है? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन द फाइनल आंसर शुड हैव द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये वाला बात तुम पढ़ा है, याद करो। सिग्निफिकेंट फिगर देखो तो किस टर्म के पास कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो फाइनल जो आंसर आएगा हम लोगों को उसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, वही हम लोग का आंसर होगा। याद करो बाबू ये सब। सबसे पहले देखो, जब तुम ईमानदारी से इसको एग्जाम में गुना करता, सही से गुना करता, तो आंसर एकदम यही आता 1326.186। और बहुत सारा बच्चा जोश जोश में ऑप्शन 3 को टिक मार देता बाबू, जो कि सही ऑप्शन नहीं है। बात समझो, अभी तो हम लोग को इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ करने के लिए बाबू सबसे पहले बाबू एक काम किया करो, एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। सुनो, ये बात अच्छा लोग को नहीं पता है। सबसे पहले तुम इसको किसमें कन्वर्ट करो? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। उसके बाद राउंड ऑफ करने में तुम कभी गलती नहीं करेगा। याद है साइंटिफिक नोटेशन सिखाए थे? a इंटू 10 का पावर b के फॉर्म में लिखना। किसी भी चीज को a इंटू 10 का पावर b के फॉर्म में लिखना, जहां पर a का वैल्यू 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। एक बार इसको लिखो तो साइंटिफिक नोटेशन में देखो तो 3 डेसिमल इसको पीछे घसकाना होगा बाबू। 1.326186 इंटू 10 का पावर 3, और अब इसको राउंड ऑफ करो। एकदम ध्यान से देखो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है ना, 1, 2 और 3, मतलब ये यहां से राउंड ऑफ हो जाएगा। और जिस नंबर को ड्रॉप कर रहे हैं बाबू वो 5 से बड़ा है, वो 6 है, तो याद है पीछे वाले नंबर में हम लोग +1 कर देंगे। तो बताओ तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 1.33 इंटू 10 का पावर 3। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 1330। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, 1330। बहुत अच्छे से देख लो बाबू, ठीक है। चलो बढ़ते बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बाबू अगला सवाल जो कि 24 जनवरी को इवनिंग सेशन में पूछा था। ध्यान से देखना, सवाल बहुत सिंपल है बाबू। एनर्जी E, मोमेंटम P ऑफ अ मूविंग बॉडी ऑफ मास M इज रिलेटेड बाय द इक्वेशन। इनमें से कौन सा इक्वेशन एक मूविंग बॉडी का मास
एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट कर रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शंस में आपको ये सी दिख रहा है बेटा, सी और कुछ नहीं है, सब जानता है स्पीड ऑफ लाइट है, कुछ नहीं, ऑप्शन वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन है। बात समझना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल सा सवाल है, जितना भी टर्म एडिशन सब्ट्रैक्शन में है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। बात समझना, एलएचएस में तो चारों तरफ ई का स्क्वायर है, एनर्जी का स्क्वायर। चलो एनर्जी के स्क्वायर का डायमेंशन बताओ क्या है। एनर्जी का स्क्वायर का, एनर्जी का याद है ना वो सबको, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो एनर्जी का स्क्वायर का हो गया एम स्क्वायर एल फोर टी माइनस फोर, ये एनर्जी का स्क्वायर। चलो अगला टर्म, यहां पर देखो ना, सब ऑप्शन में दो तरह का टर्म दिख रहा है, मोमेंटम इंटू सी स्क्वायर, एक मोमेंटम स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो दोनों का निकालते हैं ना, मोमेंटम इंटू सी स्क्वायर। बताओ पहले इसका डायमेंशन क्या होगा, मोमेंटम इंटू सी स्क्वायर। मोमेंटम क्या होता है, याद है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और स्पीड ऑफ लाइट भी क्या है, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब m इंटू वी क्यूब। तो m तो हो गया मास, और v क्यूब, v का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है बाबू, एल टी माइनस वन, और एल टी माइनस वन का क्यूब मतलब एल क्यूब टी माइनस थ्री। तो यहां से तो साफ दिख रहा है बाबू, पीसी स्क्वायर का डायमेंशन ई स्क्वायर के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है बाबू, मतलब ये दोनों पी स्क्वायर वाला जो ऑप्शन है ये साफ गलत है, ठीक है ना। चलो ना पी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी निकाल ही लेते हैं, बताओ ना पी स्क्वायर सी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। अरे पी सी स्क्वायर का तो निकाल है ना, उसमें एक और मोमेंटम से ही ना गुना करना भाई, एक और मास इंटू वेलोसिटी से ही ना गुना करना है इसमें। चलो लिखते हैं पी स्क्वायर मतलब एमवी का स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब फिर से वही वेलोसिटी का स्क्वायर। बताओ ना, तो ये हो गया एम स्क्वायर वी फोर। बताओ क्या हो गया, एम स्क्वायर मास का स्क्वायर तो एम स्क्वायर, और वेलोसिटी एल टी माइनस वन का पावर फोर मतलब एल फोर टी माइनस फोर। तुम देख सकते हो बाबू एकदम ई स्क्वायर के डायमेंशन से मैच कर गया है, तो या तो आंसर 3 होगा या तो आंसर 4 होगा। अब आखिर का दो बचा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर और एम स्क्वायर सी फोर। हमको समझ में आ ही रहा है बाबू कि वो एम स्क्वायर सी स्क्वायर वाला मैच नहीं करने वाला, तुम निकाल करके देख लो, ठीक है ना। हम तो सीधे यही निकाल रहे बाबू, ठीक है, एम स्क्वायर सी फोर। तो तुम देखो ना एम स्क्वायर सी फोर और कुछ नहीं है, देखो ना सेम एम स्क्वायर भी फोर, एकदम सेम आने वाला है, ठीक है ना। तो बाबू एकदम इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलो बढ़ते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ। ये 28 जनवरी को मॉर्निंग में पूछा हुआ सवाल है, इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से पढ़ो। इन अ मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज आस्क्ड टू फाइंड डायमेंशन ऑफ, वो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, इट इज आस्क्ड टू फाइंड डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉड्यूलस बाई टॉर्क का डायमेंशन चाहिए। द मेजर्ड डायमेंशन इज m का पावर a, l का पावर b, t का पावर c, और तुमको b का वैल्यू बता दिया कि 3 आएगा सॉल्व करने पर, हम लोगों से c का वैल्यू पूछा है। चलो निकालते हैं आंसर, ध्यान से देखना। बताओ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉड्यूलस बाई टॉर्क का डायमेंशन पूछा है। याद करो अब, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला याद है, स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन। तो गामा का क्या आ गया वैल्यू, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन बाई टॉर्क, है ना। लिखो एक बार, बताओ स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया ना, चलो लिख ही देते अच्छे से, फोर्स बाई एरिया। बाबू याद करो स्ट्रेन का डायमेंशन, स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता था, स्ट्रेन होता था चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो बेटा लेंथ बाई लेंथ ये तो कट करके 1 आ गया, स्ट्रेन का डायमेंशन डायमेंशन लेस होता है, ठीक है ना। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, एफ इंटू आर। चलो देखो एफ से एफ भी कट गया यहां पर, बताओ क्या बचा है, 1 बाई एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, और आर का मतलब अरे भाई डिस्टेंस है एल, एल स्क्वायर इंटू एल बोले तो बाबू एल का क्यूब। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, एल का पावर -3। बाबू एल का पावर -3 आंसर आ रहा है, मतलब एम का पावर जो ए है ना, एम का पावर 0 और टी का पावर 0, और हमसे पूछा था टी का पावर ही पूछा था क्या होगा, और टी का पावर तो 0 आ रहा है बाबू, तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या था, 0, ठीक है ना। एक बहुत सुंदर सा सिंपल सा सवाल जो कि एकदम एग्जाम में बन सकता था।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। ये सवाल पूछा था बाबू 28 जनवरी को इवनिंग वाले सेशन में। ध्यान से देखना, मैच द कॉलम का सवाल है। चार क्वांटिटी दिया हुआ है, चारों के डायमेंशन से मैच करना है। चलो एक एक करके चारों का डायमेंशन निकालते हैं। सबसे पहला क्वांटिटी देखना बाबू, एंगुलर इंपल्स। बताओ ना, एंगुलर इंपल्स का कोई फॉर्मूला जो तुमको याद हो। याद करो, एंगुलर इंपल्स होता था टॉर्क इनटू टाइम। याद है ये वाला, टॉर्क इनटू टाइम। बताओ टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। लिखो mlt-2। फोर्स का डायमेंशन, एल बोले तो लेंथ का डायमेंशन एल, और टी बोले तो टाइम का डायमेंशन टी। बोल बाबू क्या आंसर आ रहा है? ml²t-1। तो इसका आंसर हो गया बाबू ये सी वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा है बाबू? लेटेंट हीट। याद करो, लेटेंट हीट क्लास 11th का सबसे आखिरी वाला चैप्टर थर्मोडायनामिक्स में तुम पढ़ा है। याद है फेस चेंज का फॉर्मूला? Q इक्वल टू ml, एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू एल। बताओ L का डायमेंशन क्या आ गया? हीट बाई m, हीट एनर्जी बाई मास। अरे हीट एनर्जी भी तो बेटा एनर्जी है ना। बताओ एनर्जी का डायमेंशन 4 बार डिस्कस कर चुके। बोल ml²t-2 बाई m। बताओ बाबू लेटेंट हीट का डायमेंशन क्या आ रहा है? लेटेंट हीट का डायमेंशन लेंथ का स्क्वायर t-2। तो देख लो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्या है बाबू? इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। बताओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी बोले तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन कैसे निकाले? कोई फॉर्मूला याद करो इससे रिलेटेड। याद है एक, करंट इलेक्ट्रिसिटी J इक्वल टू सिग्मा ई। J इक्वल टू सिग्मा ई। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायमेंशन चाहिए रहेगा। अगर हम लोग, ठीक है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा ई से ही निकालते हैं। बताओ J इक्वल टू सिग्मा, याद है ना, J होता है करंट डेंसिटी, करंट बाई एरिया इज इक्वल टू सिग्मा बाबू कंडक्टिविटी होता है, इसी का रेसिप्रोकल याद है ना, रेजिस्टिविटी होता है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तो रो का डायमेंशन, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन आ गया ए ई बाई आई। बाबू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन चाहिए। याद करो बाबू, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता था, याद है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई क्यू, सबको याद होगा। वोल्ट पर मीटर भी होता था, न्यूटन पर कूलम भी होता था। दिख रहा है यहां पर अच्छे से? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? F बाई क्यू, फोर्स बाई चार्ज। और बाबू अब चार्ज को भी हमको रिप्लेस करना है, क्योंकि चार्ज भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। याद है करंट होता है चार्ज बाई टाइम। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। चार्ज को लिख लो बाबू I इंटू टी। बस हो गया, खत्म हो गया। बोल रो का डायमेंशन क्या आ रहा है? फोर्स इंटू एरिया, एरिया मतलब एल स्क्वायर, फोर्स मतलब mlt-2 बाई करंट। करंट तो बाबू फंडामेंटल क्वांटिटी है, आई का स्क्वायर मतलब लिखो ए का स्क्वायर और इंटू टी। बोल आंसर क्या आ गया? ml³ a-2 t-3, ml³ a-2 और t-3। और बाबू आखिरी EMF। बताओ EMF यानी कि वोल्टेज, V का डायमेंशन कैसे निकाले? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चलो ये सब समझ गया ना अच्छे से? EMF का डायमेंशन कैसे निकाले? तो बाबू अगर EMF का डायमेंशन निकालना, यानी कि अरे EMF मतलब सिंपली समझो पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशन चाहिए। याद है ना, पोटेंशियल एनर्जी होता था QV। बोल अरे एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V। यहां से बेटा तुम V का डायमेंशन निकालो ना। अभी 10 मिनट पहले ही बाबू, चार या 5 क्वेश्चन के पहले सेम हम V का डायमेंशन निकाल के दिखाए थे। ठीक है ना, आराम से इसको निकाल लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, ध्यान से देखना। 29 जनवरी मॉर्निंग के शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया है। सवाल क्या है देखते हैं। कुछ नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन का सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT बाई C प्लस T। यहां V वेलोसिटी और T टाइम है, तो बताना है आपको A इंटू B इंटू C का डायमेंशन क्या होगा। फिर से बाबू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक सिंपल सा सवाल। बताओ A इंटू B इंटू C का डायमेंशन निकालना है। बताओ सबसे पहले C का डायमेंशन तुमको ऐसे ही निकलता हुआ दिख रहा है बाबू। इस वाला ये जो लाइन लिखा हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में देखो C प्लस T है, दो टर्म है एडिशन में, C और टाइम।
तो दो टर्म जो एडिशन में सी और टाइम, मतलब सी और टी दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो यहां से तो सीधा दिख गया सी का डायमेंशन टाइम के बराबर होगा। और अब इस पूरे इक्वेशन में लगा दो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये तीन टर्म तुमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिख रहा है ना, इन तीनों का डायमेंशन सेम होगा। तो लिखो ना, वेलोसिटी का डायमेंशन इज एटी स्क्वायर का डायमेंशन इज, बात समझो, ये बीटी और ये सी प्लस टी, बाबू टी प्लस टी है तो टाइम का ही ना डायमेंशन। तुम बात समझ रहे, ये टी से ये टी कट जा रहा है डायमेंशन में, तो यहां पर केवल क्या बच रहा है, इस बात को समझो, यहां पर केवल बच रहा है बी का डायमेंशन। नहीं समझ पाया, सुनो, बी इंटू टाइम, और बाई टाइम प्लस टाइम तो टाइम ही होता है बेटा, तो टाइम से टाइम का डायमेंशन कट ना गया, बचा तो सिर्फ बी का ना डायमेंशन। यहां से साफ दिख रहा है बाबू, बी का डायमेंशन तो सीधे दिख रहा है वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर है। बताओ बी का डायमेंशन कितना होगा, एल टी माइनस वन। और बोल बाबू ए का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी बाई टी का स्क्वायर। तो बताओ ए का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी बाई टी का स्क्वायर, मतलब एल टी माइनस वन बाई टी का स्क्वायर। बोलना बाबू एल टी माइनस थ्री। आराम से करके देख लो, बताओ ए इंटू बी इंटू सी का डायमेंशन कितना आ रहा है, गुना करके देखो, ए इंटू बी इंटू सी का डायमेंशन, ए इंटू बी इंटू सी करो ना, देखो ना इससे ये सीधे कट जा रहा है, एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और एम का पावर जीरो है, एम का पावर जीरो, एल स्क्वायर और टी माइनस थ्री, यानी कि बाबू इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो बहुत सुंदर से सीख लो बाबू, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, ज्यादा नहीं, एक से दो क्वेश्चन और बच रहा है, बहुत सुंदर से इसको खत्म करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो बाबू ये आज का आखिरी सवाल है, जो कि 29 जनवरी को, यानी कि जेईई मेंस के लास्ट डे इवनिंग सेशन में पूछा गया था। ध्यान से सवाल पढ़ना बाबू, एरर एनालिसिस का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, याद है केस नंबर 3 का सवाल है, जब क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के फॉर्म में रहते थे। यहां पर क्वांटिटी क्यू ए बी सी डी के टर्म्स में दिया हुआ है, ए इंटू बी का पावर 4 बाई सी इंटू डी, और हम लोगों को क्या करना है बाबू, ए बी सी डी सबका वैल्यू और उनका एरर सब दे दिया है, हम लोगों को क्यू का परसेंटेज एरर निकालना है, और क्यू का जो परसेंटेज एरर है उसको x बाई 1000 से इक्वेट कर देंगे, वहां से x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो आराम से देखो, बहुत सुंदर से, तुमको पता है बेटा ये केस 3 का सवाल है, और केस 3 का सवाल में याद है सबका पावर नीचे आ जाता था और सबका फ्रैक्शनल एरर को ऐड करते थे। देखो ना अच्छे से, बताओ क्यू का पावर 1 ना है तो उसको सिंपली लिखो डेल्टा क्यू बाई क्यू। बताओ ए का पावर 1 है ना, तो 1 नीचे उतरेगा तो सिंपली डेल्टा ए बाई ए। ध्यान से देखना, बी का पावर 4 ना है तो बताओ क्या लिखेगा, 4 डेल्टा बी बाई बी, प्लस सी का, सबको प्लस क्यों कर रहे बाबू, क्योंकि एरर को मैक्सिमाइज करना, ये सब बात तुम लोग को एकदम अच्छे से सब पहले से पता है। बताओ सी का पावर 1 ना है, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा सी बाई सी, और डी का पावर भी 1 है बाबू, इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा डी बाई डी, ठीक है ना। और परसेंटेज एरर चाहिए तो 100 से गुना कर दो दोनों साइड, डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100, और इन सबको भी 100 से गुना कर दो। तो यही है बाबू क्यू का परसेंटेज एरर, और क्यू का परसेंटेज एरर को सिंपली क्या लिख दो, x बाई 1000। अब बस सबका वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। बताओ डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा ए मतलब ए का एरर 3 बाई 60 प्लस 4 इंटू डेल्टा बी बाई बी, 4 इंटू 0.1 बाई 20 प्लस डेल्टा सी बाई सी, ध्यान से देख, 0.2 बाई 40 प्लस डेल्टा डी बाई डी मतलब 0.1 बाई 50 इंटू 100। बाबू 2 मिनट और लगेगा, एक बार इसको सॉल्व करके देखो, यहां से x का वैल्यू आ जाएगा 7700। आराम से, वो 2 मिनट का सॉल्विंग है, एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखो। तो बाबू आज का वीडियो बस इतना ही था। आज हम लोग पहला टॉपिक का डिस्कशन किया है। अब जो अगला वीडियो होगा बाबू, उसका टॉपिक होगा काइनेमेटिक्स एंड सर्कुलर मोशन। जेईई मेंस का ही जो भी क्वेश्चन आया है जनवरी अटेम्प्ट में, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप बाबू तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशनल लगा हो,
और इससे तुम कुछ ना कुछ एक आध बात सीखा हो, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट।